नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोग जो है वो जीएस के प्रैक्टिस क्लास के लिए मुझसे बात कर रहे थे। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जो है जीएस की क्लास को शुरू कर दीजिए। तो आज वो शुभ घड़ी आप लोगों के लिए आ चुकी है कि जब हम लोग जो है जीएस की नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अब ये जो जीएस की क्लास होगी दोस्तों, यह नियमित रूप से आपके सोमवार से लेके शनिवार तक सुबह 10 बजे आप लोगों को मिलेगी। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों पे हमारा जो है वो फ़ोकस रहेगा। तो अभी हाल-फिलहाल में हमारे सामने जो है वो 2-3 बड़े एग्ज़ाम हैं, जिन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जीएस की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जिसमें एक एग्ज़ाम है जो सबसे नज़दीक आप लोगों के है, वो है बिहार का एग्ज़ाम, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम। यदि टीजीटी की बात करें, तो जितने सारे लोग जो है टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आपसे 40 प्रश्न जो होंगे वो जीएस के ही पूछे जाएँगे। तो 40 प्रश्नों की तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। साथ-साथ में जो है दोस्तों, आगे मैं बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अभी बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के 40 प्रश्न आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि आरओ एआरओ का फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है। एपीएस का एग्ज़ाम है आप लोगों के लिए, या आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे जीएस पूछा जाता है, तो इन सभी जो एग्ज़ाम्स में जिसमें भी जीएस आप लोगों से पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन आप लोगों से पूछा जाता है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके मैं आप लोगों के लिए उपस्थित होऊँगा और नियमित रूप से आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। इस सेशन से आपको लाभ कब होगा या कैसे होगा? तो एक चीज़ जो है, जो लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी तो फिलहाल जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी को जो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को, चूँकि आज हमारी जो है जीएस की हम लोगों की पहली क्लास हो रही है, तो संख्या आप लोगों की काफ़ी कम है। तो एक बार आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो है वीडियो को पहले शेयर करिए। यदि आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी जो है वो संख्या बढ़ेगी, और संख्या जब बढ़ेगी तभी क्लास में आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का मेन फ़ोकस जो होगा इस क्लास के माध्यम से, वो सामान्य अध्ययन को तैयार करना होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली कोई भी परीक्षा हो, या आप जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएँ कराई जाती हैं, या जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जाना जाता है, आपके दिल्ली में डी ट्रिपल एसबी के नाम से जाना जाता है। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम कराते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी आपसे जीएस पूछा जाता हो, उनके लिए समान रूप से जो है ये महत्वपूर्ण सेशन होगा। मुख्य रूप से इस समय हम लोग जो है वो फ़ोकस करेंगे बिहार के एग्ज़ाम को, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है एक बड़ी शिक्षक भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी लोग उसके लिए फॉर्म भरना आप शुरू भी कर चुके होंगे। इसमें आप लोगों से जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो फिलहाल ये क्लास आप लोगों के जीएस के लिए है, सामान्य अध्ययन के लिए है, जो नियमित रूप से सुबह 10 बजे से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुँचाइए। अब हम लोग चलेंगे अपने आगे बढ़ते हैं। यदि इस क्लास के बाद हम लोग बात करें, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास जो है ये पेड बैच होगा, और इसमें आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपका नोट्स भी तैयार कराया जाएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ये क्लास होगी। पीजीटी में जो है वो आप लोगों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी एक सेक्शन है, जो आप लोगों से, जिससे बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, और आपकी सिलेक्शन के लिए इन प्रश्नों का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए शुल्क जो निर्धारित की गई है, वो 799 रुपीज़ जो है वो की गई है। तो 799 रुपए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आप लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। ये क्लासेस जो होंगी वो पूरी की पूरी लाइव क्लासेस होंगी, कोई रिकॉर्डेड क्लास इसमें नहीं होगी। इस लाइव क्लास को आप लोग जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अपने पेमेंट के बाद से देख सकते हैं। आप लोग जो है दोस्तों, दिवाली के बाद से ये क्लासेस जो होंगी वो शुरू होंगी, अभी फिलहाल नहीं शुरू हो रही हैं। दिवाली की छुट्टी के बाद से आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास को शुरू किया जाएगा।
साथ में यदि आप हमारे साथ नियमित रूप से लाइव स्टडी इलाहाबाद चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि रात के 9:15 बजे हम लोग जो है वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस का हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो रात में हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ के जो है वो अपने पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों को तैयार करिए। ये बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के लिए रहेगा, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में आपका बहुत ही मदद करेगा। अब हम लोग जो है दोस्तों चलेंगे, यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पहले ही पूछ लीजिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने सेशन की तरफ चलेंगे और सेशन की शुरुआत करेंगे। साथ में दोस्तों जो लोग टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है दोस्तों टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ शुरू किया गया है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इस टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को जो है दोस्तों मैंने आपसे वायदा किया है कि आपके पूरे जो है वो सिलेबस को कवर किया जाएगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे वो बिल्कुल ही नए पैटर्न के प्रश्न होंगे। इसमें 70% से अधिक प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल नए मिलेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं। क्योंकि हाल-फिलहाल में जो परीक्षाएँ हो रही हैं, उस उन परीक्षाओं के यदि पेपर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब नए प्रश्नों को खोजने पे जो है वो अलग-अलग बोर्ड जो एग्ज़ाम करा रहे हैं या जो पेपर सेटर हैं, वो नए प्रश्नों को खोजने पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि कम से कम इतने प्रश्न तो आपके लिए नए ज़रूर खोज लिए जा रहे हैं, जो आपके सिलेक्शन में बाधक बन सकते हैं। तो यदि उन नए प्रश्नों की तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए और नियमित रूप से यह रविवार को आपको टेस्ट होता है। रविवार को आप लोग जो है वो टेस्ट दिया करिए। टेस्ट सीरीज़ आपके लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। यदि किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए, चाहे वो सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास से संबंधित जानकारी हो, टीजीटी, पीजीटी की क्लास से संबंधित जानकारी हो या टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी हो, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो 7007701847 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि बहुत आवश्यक हो, तो आप कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। यदि आपकी जानकारी जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी हो सकती है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप करें। जैसा मेरे पास समय रहेगा उसके अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, यदि ज़रूरत होगी तो आपसे बात भी करूँगा। अब चलेंगे हम लोग दोस्तों अपने सेशन की तरफ और अपने सेशन के आज के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आएँगे। सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर सभी लोग ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है क्लास को ज्वाइन कर सकें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लोक सेवा आयोग के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है। पायरोमीटर की संज्ञा किसे दी जाती है? विकल्प में आपको दिया है ताप विद्युत मापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। यदि आप लोग उत्तर करेंगे तभी हम लोग जो है वो सेशन को तेजी से लेके चल पाएंगे। चलिए, यदि हम बात करें पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर की उपाधि जो है वो विकिरण तापमापी को दी जाती है। इसकी विशेषता की यदि हम लोग बात करें, तो इसकी विशेषता सबसे यह है कि यह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पे इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड माफ करिएगा। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए आपके विकिरण तापमापी अर्थात पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही होगा। राकेश जी का उत्तर जो है बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है सूची के रूप में, आपको सूची को सुमेलित करना है। आप सूची को सुमेलित करें उसके पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। चलिए, एडजस्ट कर दिया है मैंने। अब आप लोग इसको सूची को सुमेलित करेंगे, ध्यान से करेंगे, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपको बीटी कल्चर, वेजी कल्चर, पीसी कल्चर और ओलेरी कल्चर दिया हुआ है। सब्जी की खेती, मछली पालन, वृक्षों की कृषि और अंगूर की खेती। किस कल्चर को या किस तरह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग इसके लिए तेजी से उत्तर करना शुरू करेंगे। चलिए, विशाल जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, राकेश जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। चलें, तो इसको सुमेलित करके देखते हैं। यदि हम बीटी कल्चर की बात करते हैं, तो बीटी कल्चर आप सभी को पता है कि अंगूर की खेती को जो है वो बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। यदि हम वेजी कल्चर की बात करें, तो आप सभी को पता है कि वेजी कल्चर का जो सीधा-सा मतलब होता है। 1 सेकंड, थोड़ा-सा मुझे कंफर्टेबल हो जाने दें। चलें। तो यदि हम बात करें वेजी कल्चर की, तो वेजी कल्चर जो संबंधित है आपके, वो संबंधित है आपके वृक्षों की।
कृषि से, इसको आप लोग कभी भी वेजिकल्चर को गलती से जो है वो सब्जी की खेती से न मिला दीजिएगा, वेजी के साथ जो है वो वृक्ष के को जोड़ने का प्रयास करिएगा। यदि हम बात करें पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर जो है आप सभी को पता है कि मछली पालन से संबंधित है, और वहीं ओलेरी कल्चर की बात करेंगे तो यह सब्जियों की खेती से संबंधित है इसका नाम। तो आप लोग यदि इस प्रश्न में देखेंगे ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3 आपके ए विकल्प में बी विकल्प में जो है वो देखने को मिल रहा है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाएँ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, चलिए लक्ष्मी यादव जी गुड मॉर्निंग। चलिए, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन-सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, आपको बताना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। वायु शक्ति अर्थात विंड पावर में ऊर्जा का कौन-सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें। ए विकल्प के लिए राकेश जी का उत्तर सबसे पहले आया है इसमें। ए विकल्प अर्थात गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं राकेश जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यदि हम वायु शक्ति या विंड पावर की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, यदि आप कभी घूमने निकले हों या आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं पे लगा हो, तो बड़े-बड़े जो है वो पिलर लगाए जाते हैं और इन पिलर पे जो है वो बड़े-बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। ये पंखे जो है वायु की गतिज ऊर्जा से जो है ये क्या करते हैं, ये पंखे घूमना चालू करते हैं, और ये जो जब पंखे घूमते हैं तो इनसे लगा जो एक टरबाइन होता है या इनसे लगा जो एक मोटर होता है, वो मोटर विद्युत विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। अर्थात क्या है मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हम वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि वायु हमारी जो है एक निश्चित गति से चलती है। तो आप सभी का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, बिल्कुल। जहाँ पे बात कर रहे हैं, राकेश कुमार जी कह रहे हैं कि एमपी में ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। ये ऊँचाई वाले स्थानों पे आप लोगों को अधिकतम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बिना अवरोध के वायु मिल पाती है। इसलिए आपको जो है थोड़े बहुत पहाड़ी इलाकों पे, डेज़र्ट्स में ये आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। ए विकल्प के साथ उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। यदि आपकी आँख स्वस्थ है, तो आप सबसे नज़दीक यानी कितनी नज़दीक से आप किसी वस्तु को एकदम स्पष्टतः देख सकते हैं, वह दूरी आपसे पूछी गई है। 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए कि एक स्वस्थ आँख वाले मनुष्य की जो न्यूनतम दृष्टि है, वो कितनी होनी चाहिए? कितनी दूरी से यदि किसी वस्तु को देखा जाए, तो उसे स्पष्ट यदि दिखाई देता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति की जो है वो आँख बिल्कुल ठीक है। चलें। न्यूनतम दूरी आपसे पूछा हुआ है, तो न्यूनतम दूरी के लिए आप लोग जो है 25 सेंटीमीटर के लिए यदि जाएँगे, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर से जो है वो कम दूरी से ये किसी चीज़ को, पेपर को पढ़ रहे हैं या मोबाइल को देख रहे हैं, तो इसको देख के आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ जो है वो आँख की समस्या है, यानी इस व्यक्ति को जो है वो आँख की दिक्कत है, सामान्य तरीके की आँख नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही नज़दीक से किसी वस्तु को देखने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक, ठीक है? विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन-सा है? किस पदार्थ को हम लोग जो है विमंदक और प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं? किस चीज़ में? न्यूक्लियर रिएक्टरों में। तो आप लोगों को विकल्प में दिया है साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया और द्रव हाइड्रोजन। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, या किसके प्रशीतक के कार्य के लिए किसका उपयोग जो है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है? आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चलें।
तो आप सभी लोग इस प्रश्न में जो है वो बात कर रहे हैं बी विकल्प की यानी भारी जल की। एक चीज़ बस आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि भारी जल का एक और नाम है जिसे आप लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। भारी जल जो है उसे हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये आपके विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में कार्य आता है। विमंदक का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति को जो है ये कम करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गति जो है आवश्यकता से अधिक हो गई तो रिएक्टर जो होंगे वो फट जाएंगे, तो रिएक्टर को फटने से बचाने के लिए हम जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड या विमंदक का प्रयोग करते हैं। वहीं जो है वो प्रशीतक की हम बात करें तो प्रशीतक एक तरीके का कूलेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसे कूलेंट कहा भी जाता है। यह जो है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों ही क्रियाओं के लिए विमंदक और प्रशीतक दोनों के लिए हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का प्रयोग करते हैं। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपके विमंदक का कार्य जो होता है वो अकेले ड्यूटेरियम से या भारी जल से नहीं होता है। इसके लिए इसके साथ में जो है वो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती हैं जो इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो विमंदक के रूप में जब यह कार्य करता है तो यह जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट की छड़ आपस में जो है वो मिलके कार्य करते हैं। वहीं प्रशीतक के रूप में हम लोग भारी जल को उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में, आपसे पूछा गया है वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। विकल्प में आपको पैन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है और ओजोन दिया है। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, सब लोग जो है सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे तेजी से हमारे हीमोग्लोबिन रक्त में के हीमोग्लोबिन में जो है ये घुल जाता है। यदि आप लोग बताना चाहें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। यदि हम बात करें कि जिन चीजों को जो है ह्यूमन इनहेल करते हैं और इनहेलर्स में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, आप लोग तेजी से कमेंट करिए। आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। रुचि जी, रुचि सिंह जी, पटेल जी, विशाल जी, मनोज जी, राकेश जी। चले, उमेश जी कह रहे हैं कोयले में, वाहन की चिमनियों के धुएं में। चित्रा पाठक जी का उत्तर आ रहा है। देखिए, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो आपके सभी के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। लेकिन जिसको हम डायरेक्ट इन्हेल करते हैं उसमें जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, सिगरेट में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट में के धुएँ में भी आपको देखने को मिलता है और ये बहुत ही तेज़ी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो रक्त के हीमोग्लोबिन में जो है वो घुल जाता है, मिल जाता है। और इसके कारण जो है वो कई बार जो है वो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मनुष्य को अचेतन कर देता है और ऐसी अवस्था में लेके चला जाता है जहाँ से मनुष्य वापस नहीं आ पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही आया है। कई सारे जो है वो सोर्स हैं, लेकिन यदि डायरेक्ट इन्हेल करने की बात की जाए तो सिगरेट के माध्यम से जो लोग सिगरेट पीते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। चलिए, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लव युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कौन-कौन सा इसमें से सही होगा, आप लोगों को बताना है। जी। चलें, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें कहा गया है, पहला कहा गया है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है या गलत है? यह लौ युक्त यौगिक है, सही है या गलत है? यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सही है या गलत है? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। चलें,
इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर जो है वो आना शुरू हो गया है, डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलें तो बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है, आप सभी को पता है कि ब्लड का इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो आपके रक्त में ऑक्सीजन का संचार होता है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन युक्त होता है, यानी लौह युक्त होता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। या कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर में जो है वो रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला जो कंपोनेंट है उसे आप लोग जो है वो डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, या श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है शरीर में आपको रोग प्रतिरक्षा को जो है वो बढ़ाने का कार्य करता है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं। तो यह आपका जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और वहीं या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो आयरन के जो ऑक्साइड हैं वो इसको लाल करने में इसकी मदद करते हैं। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इस को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1, 2 और 4, क्योंकि 3 जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शरीर में जो है वो रोग प्रतिरक्षा तंत्र में डब्ल्यूबीसी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगले प्रश्न पे चलें। दिया है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है आप लोगों को बताना है। स्तनधारी जीव के, हिमयुग के, ब्रह्मांड के, या महासागर के। चारों में से किसी एक को चुनिए और उत्तर करने का प्रयास करिए। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग, जो लोग जुड़े हैं वो लोग शेयर भी आप लोग करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तभी आप लोगों की संख्या बढ़ेगी। आज हम लोग पहली क्लास कर रहे हैं, तो अभी सब लोगों को पता नहीं होगा, तो आप लोगों को जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मेरे मैसेंजर बन जाइए और सहयोग करिए। चलें, तो सभी लोग जो है इसमें ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का से संबंधित जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दिया किसने था? यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट करने का प्रयास करिएगा। बात करें हम इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत को दिया था आपके जॉर्ज लेमेंतेयर ने। जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है वो, कई जगह पे इसे जॉर्ज लेमेंटर लिखा जाता है, जॉर्ज लेमेंतेयर लिखा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा जो है बिग बैंग सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कहा था कि यह जो है एक सबसे पहले एक बहुत ही कंडेंस, बहुत ही दबाव भरा एक पिंड था, और इसकी वजह से यह जो है कालांतर में यह पिंड फटा, और इस पिंड में विस्फोट के कारण जो ये अलग-अलग जो ग्रह उत्पन्न हुए हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी हुई, चाहे वो हमारा सूर्य हुआ, ये सभी इसी विस्फोट के कारण जो है वो उत्पन्न हुए हैं। इसी सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जी, कहीं-कहीं आपको जॉर्ज लेमेंतेयर मिलेगा, लेमेंटियर मिलेगा। चूँकि देखिए ये सारे जो हैं वो विदेशी नाम हैं, अलग भाषाओं के नाम हैं, तो इसको जब ट्रांसलेट किया जाता है, तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग प्रोनंसिएशन में थोड़ा बहुत अंतर आपको कभी-कभार मिल जाता है। चलिए, आगे प्रश्न दिया है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। भैया आपको बताना है कि अनुक्रम आधार परिवर्तन जीन के अंदर क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, प्रतिरूपण कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, या संयोजन कहलाता है? उत्तर करेंगे तेजी से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तेजी से आना चाहिए आप सभी लोगों का। चलें, तो पुनःक्रम आधार परिवर्तन, जब डीएनए सतत रूप से जो है वो, आप सभी को पता है कि डीएनए बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसी स्थिति को जो है हम अ, उत्परिवर्तन कहते हैं। आप लोगों का सी विकल्प के लिए जो उत्तर होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएँगे। प्रतिरूपण की यदि बात करें,
सामान ठीक जो है उसी के समान। यदि जीनोम की कॉपी बनाई जाए तो उसे प्रतिरूपण कहा जाता है। यदि दो जीन को अलग-अलग दो जीन है और उनको उनके संयोजन से उनको मिलाने से यदि किसी तीसरे जीन का हाइब्रिड का निर्माण किया जा रहा है तो उसे संयोजन कहा जाता है। उत्परिवर्तन में जो है अनुक्रम आधार पे सतत परिवर्तन धीरे-धीरे, जैसे आपकी पिछली पीढ़ी के का जो जीन था, आपके अंदर जो जीन है और आपके आने वाली बच्चों के आपके बच्चों के अंदर जो जीन होगा उसमें सतत परिवर्तन हो रहा है, धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग जो है उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्तर सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है कि कैफ़ीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में। आपको बताना है कैफ़ीन किसमें उपस्थित रहता है। तेज़ी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आ रहा है बी विकल्प के लिए। पटेल जी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। तो कैफ़ीन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो कैफ़ीन जो है आपके चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कैफ़ीन जो है वो चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। यदि हम बात करें कैफ़ीन की मात्रा की, तो चाय में जो कैफ़ीन की मात्रा है, चाय चाय में कैफ़ीन की मात्रा जो होती है वो 3% होती है, ठीक है? और यह सबसे अधिक कैफ़ीन वाली चाय जो है मिलती कहाँ पे है? भारत में ही मिलती है, ठीक? इसके बाद से यदि हम बात करें आपके कॉफ़ी की, यदि हम कॉफ़ी की बात करते हैं, तो भैया दुनिया की में जो है वो अच्छी कॉफ़ी की एक प्रजाति के रूप में आप सभी को पता होगा, जिसे आप लोग जो है रोबस्टा कॉफ़ी कहते हैं। आप सभी ने इसको जो है पढ़ा होगा, रोबस्टा। इसमें जो है 2.2% कैफ़ीन पाया जाता है, ठीक है? यह जो है अफ्रीका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि हम बात करें भारत में जो कॉफ़ी पाई जाती है, अ, औसत कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, माफ़ करिएगा। औसत जो कॉफ़ी है रोबस्टा में कैफ़ीन आपके 2% पाया जाता है और सबसे कम यदि कैफ़ीन जो पाया जाता है, वो अमेरिका की कॉफ़ी में है, अमेरिका। भारत में जो है वो 2% के आस-पास कैफ़ीन कॉफ़ी में पाया जाता है और अमेरिका की कॉफ़ी में 1.2% जो है वो आपके कैफ़ीन पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और चाय में सबसे अधिक कैफ़ीन आपको 3% के आस-पास कैफ़ीन आपको देखने को मिलेगा। जी नहीं, राकेश जी ऐसा नहीं है। निकोटीन जो है वो निकोटीन भी पाया जाता है, साथ में कैफ़ीन भी पाया जाता है, ध्यान रखिए। सी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, इसमें हम लोग काफ़ी बेसिक प्रश्नों को अभी लेके चलेंगे, 2, 4, 6 दिन, 10 दिन। बेसिक से धीरे-धीरे हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा जीएस का आज इस साल का जो है ये पहला सेशन है। तो धीरे-धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो आप लोग बताएँगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है वो किस चीज़ के लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिक सिद्धांत के लिए और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तेज़ी से आप उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। और कब इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया? आप लोग उत्तर दोनों के लिए साथ में करेंगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, अब ऐसे प्रश्न के लिए यदि उत्तर नहीं आप लोगों का तेजी से आता है तो बहुत ही चिंता होती है कि आप लोग जो है तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अपने बेसिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि बेसिक्स पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी-सी समस्या जो होगी आप लोगों के लिए हो जाएगी। चलें, तो आइंस्टीन मतलब हर रोज आप लोग अपनी बातचीत में शायद ही कोई ऐसा वीक होता होगा, 7 दिनों का जो समूह जिसे आप लोग वीक कहते हैं, इस 7 दिन में कोई भी विद्यार्थी, शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो एक बार आइंस्टीन का नाम नहीं लेता होगा।
किसी न किसी, चाहे वो मजाक में आप अपने किसी दोस्त को चिढ़ाने के लिए कहिए, चाहे आप पढ़ाई-लिखाई के दौरान यदि चर्चा कर रहे हो, या बहुत तरीकों से आइंस्टीन का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं, खुद बोलते हैं या किसी से सुन लेते हैं। तो ये 7 दिन से अधिक का समय नहीं गुज़रता होगा जब आप लोगों को ये चीज़ देखने, सुनने को ना मिलती हो। लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो एक महत्वपूर्ण इसकी जो है वो उपलब्धि है, और म आप लोग इसका उत्सुकता से उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वह मिला था आपके 1921 में, 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ए विकल्प आपका जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा, आप लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे। ध्यान रहे, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में मिला है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, दिया है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्राइड। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइड। चलें भैया, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए भी। बहुत सारे लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? चलें, तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है, वो आपके पेड़-पौधों की वृद्धि के लिए जो है एक आवश्यक जो गैस है, और यह हमारे वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में भी पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पौधे हमारे नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, वो आपके नाइट्रोजन का जो एक फॉर्म है जिसे आप लोग नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट को कई बार जो है NO3 लिखा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। NO3 या नाइट्रेट के रूप में हमारे पौधे जो है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन पौधों का की वृद्धि अच्छे से ना हो रही हो, आप सभी को पता है कि उसमें आप लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। खास करके फसलों में जिनकी वृद्धि तेजी से आप चाहते हैं, उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग आप लोग करते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन की बोरी जो आप लोग ले आते हैं और खेत में उसका छिड़काव करते हैं, वो बेसिकली नाइट्रेट ही होता है। अगला प्रश्न जो है दिया है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है या होते हैं? आपको बताया गया है, दिया गया है ओज़ोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, चलिए क्लोरीन और उपयुक्त सभी। चारों में से किसी एक के लिए आप लोग उत्तर करिए। यदि आपके पास पानी हो और उसमें जीवाणु है, और आपको उसे जीवाणु मुक्त करना है, तो किन-किन चीज़ों का उपयोग करके आपको, यदि लेबोरेटरी में चीज़ों को उपलब्ध करा दिया जाए, कंपोनेंट्स को उपलब्ध करा दिया जाए, तो आप किन-किन वस्तुओं का उपयोग करके जो है, उस जल को जीवाणु मुक्त कर सकते हैं? चलें, बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, बाकी लोग उत्तर करने से बच रहे हैं। तो देखिए, जो आपके जीवाणु मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जो है हम लोग नहीं, यदि करना पड़े तो वैज्ञानिकों के द्वारा ओज़ोन का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग O3 के नाम से जानते हैं। आपके क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है, आपके क्लोरामीन, माफ़ करिएगा मैंने इसको क्लोरीन पढ़ दिया था। क्लोरामीन का भी जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी का प्रयोग हम लोग जो है वो आपके जल को या पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। ये तीनों में जो है ये गुण पाए जाते हैं कि यह जल के अंदर जो जीवाणु है उनको मार सकते हैं। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। राकेश जी कह रहे हैं ओज़ोन पे आपको जो है वो थोड़ा-सा आश्चर्य हो रहा है। राकेश जी, ओज़ोन जो है वो ओज़ोन के बहुत सारे कार्य हैं। सिर्फ़ जो है ओज़ोन हमें पृथ्वी की परावैंगनिक किरणों से ही नहीं बचाता है। इसके अंदर जो है वो जीवाणुओं को मारने की भी क्षमता होती है। तो उत्तर आपका इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके लिए है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्मिनदेई स्तंभलेख द्वारा
व्यंग्यांक के विवरण द्वारा लेख से या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों को या नहीं कर रहे हैं? आप लोग शेयर करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मजा बहुत आएगा और जीएस का सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। जो एग्जाम रहेगा उसको फोकस कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोगों का बिहार का एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती हमारे सामने है, के बाद आरओ है, आरओ के बाद पीसीएस होगा। तो हर एग्जाम के लिए आपको स्टैंडर्ड जीएस और बेसिक से एकदम एडवांस तक मैं आप लोगों को कम से कम, यदि आप लोग मुझे 6 महीना दे दें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपके जीएस को तैयार करा दूंगा। जिस भी एग्जाम में कहीं पर भी यदि आप असफल हो रहे हैं जीएस की वजह से, तो ये जो है जीएस का काम तो खत्म हो जाएगा। चलें भैया, उत्तर तेजी से करिए। आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में आ रहा है। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें तो बात करते हैं भैया। यदि हम बात करेंगे कलिंग युद्ध का विवरण, तो आपके जो है कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी शिलालेख में जो है वो आपको पता है, इसी कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था, इस नरसंहार के बाद, इस नरसंहार के बाद से जो है आपके अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध बौद्ध धर्म या जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसको स्वीकार कर ली गई थी। तो आप लोग इसको ए विकल्प के साथ जाएंगे। चलें, राकेश जी कह रहे हैं मेरा साइंस वीक है, कोई बात नहीं है। साइंस मैं हर सब्जेक्ट को, आप यदि जीएस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका साइंस है, उसमें आपका एग्रीकल्चर है, उसमें आपका एविएशन है, उसमें आपका जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो जो कुछ भी आपके जीएस में का हिस्सा है वो सब कुछ आप लोगों को कराऊंगा और नियमित रूप से कराऊंगा। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कब्र है किसी स्थान पे, वहां पे जो है वो 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। एकमात्र कब्र है जिसमें 3 मानव कंकाल मिले हैं। आप लोगों को बताना है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से और लंगनाथ से। 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, चलें, राकेश जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए, महदहा के लिए। और भी कुछ वीर योद्धा। अब जो प्रश्न आप लोगों से खास करके, अब तो सारे में इतिहास से, तो पिछले 5-6 साल से इतिहास से बहुत ही टेढ़े-मेढ़े सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब तो यदि आप हाल-फिलहाल के अलग-अलग एग्ज़ाम्स के जो पेपर हुए हैं साल डेढ़ साल के अंदर उनको देखिए, तो हर एग्ज़ाम में जो है वो टेढ़े-मेढ़े सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। टेढ़े-मेढ़े कहने का मतलब क्या है कि अब नए फैक्ट उठा के आप लोगों से जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो उन नए फैक्ट्स को आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करते हैं 3 कब्र की, तो आप लोगों के उत्तर प्रदेश में ही यह जगह है। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं उनको तो कम से कम पता ही होना चाहिए। सराय नाहर राय, ये जो जगह है यह पड़ती है आपके वर्तमान प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। यदि आपको प्रतापगढ़ न पता हो तो आप सभी को पता है प्रयागराज। प्रयागराज, प्रतापगढ़ की जो प्रयागराज से दूरी है नियर अबाउट 120 किलोमीटर, हम 100 किलोमीटर के आसपास मान लेते हैं। प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्तर प्रदेश में जो अवस्थित है, यहाँ से जो है दोस्तों कुछ कब्रें मिली थी। इन कब्रों की बात करें तो 35 कब्रें जो यहाँ पे मिली थी वो एकल हैं, यानी 35 कब्रों में एक-एक व्यक्ति को जो है वो दफनाया गया था। 10 कब्र ऐसी मिली थी जिसमें 2 व्यक्तियों को 2 व्यक्ति 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्तियों को एक साथ, तभी इसको जो है वो
और एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें संभवतः ऐसा कहा जाता है, अनुमान है ऐसा कि एक परिवार के ही जो है वो 3 लोगों को दफनाया गया है, 3 लोग। तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया कि जो कुल 36 कब्रें माफ़ करिएगा 46 कब्रें जो यहाँ से मिली थी सरायनहर राय से, उसमें 35 में एक व्यक्ति को एक कब्र में दफनाया गया। 10 कब्रें ऐसी मिली जिसमें से जो है 2-2 व्यक्तियों को दफनाया गया और एक कब्र मात्र ऐसी मिली थी जिसमें जो है वो 3 लोगों को दफनाया गया और यह जो है एक आश्चर्य जैसी बात है। सामान्यतः एक साथ 3 लोगों को दफनाए जाने की का उल्लेख या ऐसा जो है कोई साक्ष्य भारतीय इतिहास में अन्य स्थानों पे नहीं मिलता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसी वजह से यह प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? आपको विक्रमशिला विहार दिया हुआ है। विकल्प में आपको गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महीपाल विकल्प के रूप में आपको दिए गए हैं, तो इनको भी आप लोग बता दीजिए। चलें भैया। अब ये प्रश्न जो है जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि विक्रमशिला विहार जो है वो बिहार में है, सभी को पता है। आप सभी लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं, धर्मपाल की। जितने सारे लोग धर्मपाल की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम विक्रमशिला बिहार की बात करें, तो बिहार में जो जिला है जिसे आप लोग भागलपुर के नाम से जानते हैं, भागलपुर के नाम से जानते हैं। भागलपुर में जो है एक पहाड़ी है जिसे पथरा घाट कहा जाता है। पथरा घाट, तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी है यह। इस पथरा घाट पहाड़ी पे जो है धर्मपाल के जो द्वारा 775 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में, ठीक है, इस आपके विक्रमशिला विहार का निर्माण करवाया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विहार धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच में बनवाया है। कहाँ पे ये विक्रमशिला विहार हुआ करता था? आपके बिहार के भागलपुर जिले में यह हुआ करता था। भागलपुर में कहाँ? तो पथरा घाट पहाड़ी पे जो है यह अवस्थित था। इसको ध्यान रखेंगे, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? आपको बताना है। जहांगीर आप सभी को पता है कला प्रेमी था। इसने किसी एक विशेष कला को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था अपने राज्य में। तो आपको उसको चुनना है। चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और संगीत कला, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, बहुत बढ़िया। तो जितने सारे लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं सभी लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। माफ करिएगा, ए विकल्प के लिए आ रहा है। सी विकल्प वाले लोगों का उत्तर गलत हो जाएगा। चित्रकला की बात जितने सारे लोग कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जहांगीर के काल में जो है वो चित्रकला को जहांगीर ने बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह दिया था, संरक्षण दिया था। कैसे, यदि आपको इसका साक्ष्य जानना है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके जो दरबार में जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनके नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से व्यक्ति हैं भैया? तो एक है आपके उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। उस्ताद मंसूर जो है इनके दरबार में थे। अबुल हसन, अबुल हसन की बात की जाए, अबुल हसन थे। फारूक बेग थे, फारूक बेग, फारूक बेग। साथ में जो है दौलत मनोहर, दौलत मनोहर
एक हिंदू जो है वो चित्रकार भी इसमें आप लोगों से एक बार पूछा गया है कि आपके जहांगीर के दरबार में जो है एक हिंदू चित्रकार था, प्रमुख चित्रकार, उसका नाम बताइए। तो आप लोगों को उसका नाम भी ध्यान रहना चाहिए। इनका नाम है बिशन दास। नाम याद रखिएगा, बिशन दास। यह एकमात्र हिंदू चित्रकार थे जो आपके औरंगजेब के माफ करिएगा, जहांगीर के जो है वो दरबार में रहा करते थे। तो ये सभी जो है वो चित्रकार हैं, महत्वपूर्ण हैं, और उनके काल में जो है वो चित्रकला को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया था। आगे बढ़ें, कोई समस्या, कुछ पूछना हो तो? जी बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? बहुत ही बढ़िया भैया। लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां में से किसी एक को आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। चले भैया, लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा, चलें तो बहुत ही बढ़िया। जो लोग इसमें अकबर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लाला कलावंत जो है, जिनके द्वारा अकबर को हिंदू संगीत की या शास्त्रीय संगीत जिसे आप लोग कहते हैं उसकी शिक्षा जो है वो लाला कलावंत के द्वारा दी गई थी सम्राट अकबर को। तो उत्तर आपका जो होगा वो, चलिए, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या लिखा है राकेश जी ने? नकारा बजाता था अकबर। नकारा क्या होता है? मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र, चलिए भैया, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था। भैया कौन सा वह मदरसा है जिसे मुस्लिम न्यायशास्त्र में विशिष्टता प्राप्त है? वह मदरसा आप लोगों को बताना है, उसका नाम पता हो। जी, नगाड़ा। आपने नकारा लिखा तो मैं सोचने लगा कि ये नकारा कौन सा वाद्य यंत्र है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो यदि कुछ आप लोग भी बताएंगे तो उसे भी मैं स्वीकार करूंगा। नकारा वाद्य यंत्र के बारे में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की थी, वह मदरसा कौन सा था भैया? कहाँ पे था? आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मुगल काल में जो है एक लखनऊ में मदरसा हुआ करता था, जिसे जो है मुस्लिम न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता है। इस मदरसे का जो नाम है वो लो आप याद रखेंगे, कारंगी महल। कारंगी महल। कारंगी महल मदरसा जो है वो अपने मुस्लिम न्याय शास्त्र के लिए जाना जाता है। उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। ठीक है। हर जो है वो शिक्षण संस्थान की अपनी कुछ विशेषता होती है, तो वैसे ही आपके कारंगी महल मदरसे की जो है अपनी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? मुस्लिम न्याय शास्त्र पे यहाँ के जो इमाम थे या यहाँ के जो शिक्षक थे, अब जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। संभवतः इमाम कहा जाता है उनको, या जो भी शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो जो है वो मुस्लिम न्याय शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और उनके द्वारा जो है यह उपाधि कारंगी महल को दिलवाई गई कि कारंगी महल मदरसा जो है वो सबसे मुस्लिम न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा केंद्र बना था आपके लखनऊ में। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? आपको बताना है टॉमस मुनरो को जो है वो मद्रास का गवर्नर कब नियुक्त किया गया है, या कब जो है वो कब से कब तक रहे हैं? 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829 और 1818 से 1825। जी, जी बिल्कुल, तेजी से करिएगा।
चलें, सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बनाए गए थे, कब बनाए गए थे और कब तक रहे थे आपको बताना है। राकेश जी का उत्तर ए विकल्प के लिए आ रहा है, बाकी सारे लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। सर टॉमस मुनरो को जो है 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। 1827 में जब ये गवर्नर के पद पे थे, उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो जाती है कालरा नामक रोग जो है आप लोगों को पता होगा। पूर्वांचल में जो है इसे कलरा के नाम से भी बोला जाता है। पूर्वांचल के जो लोग होंगे वो लोग समझ जाएंगे कलरा। तो कालरा नामक एक रोग है, यह पेट से संबंधित रोग है। इसमें शरीर जो है होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उस डिहाइड्रेशन की वजह से जो है टॉमस मुनरो की मृत्यु 1827 में हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा 1820 से 1827 के मध्य जब इनकी मृत्यु होती है उस समय ये जो है वो मद्रास के गवर्नर थे। ध्यान रखेंगे उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसी एक शासक को जो है एक लेखक के द्वारा भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य की उपाधि दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए इतिहास का। किसको दी गई है और किसने दिया है आप लोगों को बताना है। शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप और हेमू, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। भारतीय गौरव या भारतीय यश का अंतिम सूर्य किसे कहा गया है और किसने कहा है। नहीं भैया, डी विकल्प के लिए राकेश जी का उत्तर आ रहा है। बाकी लोगों ने हाथ में मेहंदी लगा रखा है या दही जमा रखा है। बाकी लोगों का उत्तर जो है वो नहीं आ रहा है। तो भैया यदि बात करें भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, तो आपके शिवाजी को जो है वो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा जाता है। किसने कहा था, तो एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार, इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है शिवाजी को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कह के जो है वो संबोधित किया। तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं राकेश जी। जी स्पीड बढ़ा देंगे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे आपको बताना है। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। भैया आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के लिए तेजी से उत्तर करिएगा। चले बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें जो है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, आप सभी को पता है। दोनों ने जो है वो खिलाफत आंदोलन के ये दोनों प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 के मध्य जो है वो चलाया गया था। किसके द्वारा? मौलाना मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ए विकल्प सही है। स्पीड बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था आपको बताना है। इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा तेजी से। चलें आप सभी को पता है दोस्तों कि वर्ष 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया जिसे जो है स्वराज पार्टी कहा जाता है। इस पार्टी का गठन जो है आज के प्रयागराज और तब के जो है इलाहाबाद में जो है वो किया गया था। क्यों किया गया था इस जो है वो स्वराज पार्टी का गठन? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है ये दोनों लोग चाहते थे कि ये जो है वो भारतीय जो सदस्य हैं वो विधानमंडल में पहुंचे और अपनी बात को जो है वो अंग्रेजों तक पहुंचाएं, अपना जो है विरोध प्रदर्शित करें
शासन में पहुंच के, तो उसके लिए इन्होंने जो है वो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? आपको बताना है भैया। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति आप सभी को पता है। विलय नीति आपसे पूछा हुआ है, इसका शिकार जो है वो प्रथम शिकार कौन हुआ था? आपको झांसी, सतारा, करौली और संबलपुर दिया है, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो सभी का उत्तर जो है वो सतारा के लिए आ रहा है। तो जो लोग बात कर रहे होंगे, आप सभी को पता है कि 1848 में जो है वो डलहौजी के द्वारा सतारा को अपनी विलय नीति के माध्यम से जो है वो मिलाया गया था। और वहीं दो राज्यों की हम बात करते हैं यदि, झांसी और आपके अवध 1953 में झांसी 1853 में झांसी और 1856 में अवध को जो है दोस्तों कुशासन का आरोप लगाकर, ध्यान रखेंगे, कुशासन, कुशासन का आरोप लगाया गया किस पे? झांसी पे, नहीं माफ करिएगा, कुशासन का आरोप जो है वो अवध पे लगाया गया था, अवध पे। तो इसको 1856 में, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा। आयुषी जी, आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन आप क्लास के बाद में यदि पूछें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलें, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? आपको बताना है किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। जी बिल्कुल, नेहा चौहान जी का उत्तर बिल्कुल सही आया है। आपने लिखा है सतारा, जैतपुर, संबल। चलें ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता? भैया सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 249 है क्या, उसके बाद तो आगे की बात होगी। तो भैया 249 है, यदि सूची के किसी विषय को जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, राष्ट्रीय महत्व, तो वो भैया आपकी राज्यसभा के द्वारा, या राज्यसभा की जो है वो विशेष शक्तियों में इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय महत्व का यदि घोषित कर देती है राज्यसभा, तभी इस पे जो है वो संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 249 का संबंध है कि राज्यसभा को विशेष पावर दिया गया है कि आप जो है वो यदि किसी वस्तु को या किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं, तभी राज्य सूची के विषय पे केंद्र को कानून बनाने का अधिकार मिलेगा। आप सभी को पता है कि राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून नहीं बना सकता है। केंद्र कानून जो है केंद्र सूची और समवर्ती सूची पे बना सकता है, और राज्य कानून जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पे दोनों पे बनाता है। तो दोनों को दोनों पे मिला है, लेकिन केंद्र जो है वो राज्य के लिए और राज्य जो है केंद्र के लिए कानून नहीं बना सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न था, यदि मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्रीय महत्व का विषय है जो राज्य से संबंधित है, अब ऐसे में केंद्र उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा और राज्य यदि अड़ गया तो क्या होगा? इसका विकल्प निकाला गया कि राज्यसभा को विशेष पावर दिया गया कि भैया आपके पास जो है ये क्षमता रहेगी कि आप किसी विषय को, यदि कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उसे जो है कुछ समय के लिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दीजिए। वो समय कितना होगा? तो 1 वर्ष होगा। इस 1 वर्ष में जो है वो संसद के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मिलके एक कानून जो है वो राज्य सूची के विषय पे बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 249 खंड 1 के लिए 1 वर्ष तक जो है राज्यसभा जो है किसी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तो वह विषय सिर्फ 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व का है।
यदि उस पारित होने के राज्यसभा के पारित होने के 365 दिन के भीतर यदि उस पे संसद कानून नहीं बनाती है तो कानून नहीं बनाएगी, नहीं बना पाएगी, फिर से उसे जो है पारित करना पड़ेगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आपको अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 दिया है। एक विकल्प को चुनिए और उत्तर करिए। चले तेजी से करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? कभी प्रश्न आपने देखा जिसमें पूछा गया है 249 दिया था, अनुच्छेद 249, उसमें मैंने आपसे कहा कि राज्य सूची को अधिकार है कि माफ करिएगा, राज्यसभा को अधिकार है कि वह जो है 249 के तहत किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे, और जब राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया जाएगा तो भैया संसद को भी तो चाहिए अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार मिलेगा कि भैया हम भी कानून बनाएंगे, हम उस पे कानून बनाएंगे जिसको राज्यसभा ने जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 253 में जो है इस बात को स्पष्ट किया गया है, यदि किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है तो इसके अनुसार, अर्थात अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। माफ करिएगा, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, राष्ट्रीय सूची नहीं, राष्ट्रीय महत्व नहीं, यह 253 के तहत जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को यदि प्रभावी बनाना है, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रहा है और उसमें राज्य से संबंधित कोई मामला आ रहा है, यदि मान लीजिए कि हम जो है वो रसिया से, अमेरिका से, यूरोप से कोई प्रोजेक्ट लेके आई केंद्र सरकार, उसको लगाना चाहती है, तो वो केंद्र सरकार की अपनी कोई टेरिटरी तो है नहीं, किसी न किसी राज्य में ही लगेगी। अब उस समझौते को करने में यदि कोई अड़चन आ रही है तो अब इंटरनेशनल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार से जाके, अब यदि व्लादिमीर पुतिन आते हैं, जो बाइडेन आते हैं, तो वो आके योगी जी से तो बात करेंगे नहीं कि भाई योगी जी आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए। वो तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट से ही बात करेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 253 के तहत राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है। किस संदर्भ में? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के संदर्भ में। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। शुरू में व्याख्या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई। अगले प्रश्न में दिमाग में कुछ और चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? आपको बताना है कि पंचायत की संरचना यदि बनानी है तो इसके लिए जो है वो कौन सक्षम है कि वह पंचायत की संरचना का निर्माण कर सकता है। राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। किसी एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिएगा। चलें भैया। चलें, तो आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है इस प्रश्न के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि यदि पंचायत जो है विषय किसका है? राज्य सूची का है। ठीक है, पहले तो राज्य सूची का है, सीधा सा मतलब है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करें कि इस पे जो है पंचायत पे कानून कौन बनाएगा, तो जिस राज्य का विधानमंडल, जिस राज्य से संबंधित मामला होगा उस राज्य का विधानमंडल बनाएगा, तो राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बनाएगा। अब यह प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? तो आर्टिकल है 243 आपका सी, 243 सी सब आर्टिकल 1। स्पेसिफिक यदि जाएंगे तो 243 सी सब आर्टिकल 1 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पंचायत की संरचना से संबंधित जो प्रावधान होगा वो राज्य विधानमंडल का मतलब क्या है भैया? राज्य विधानमंडल में 2 सदन आते हैं। सामान्यतः जो है वो ये 2 सदन हर राज्य में नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 सदन आते हैं? तो ध्यान रखेंगे, आपका जो निम्न सदन है उसे आप लोग विधानसभा कहते हैं, और जो उच्च सदन राज्य विधानमंडल का होता है उसे हम लोग जो है वो विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद जो है केवल 6 राज्यों में पाया जाता है। विधानसभाएं जो हैं वो प्रत्येक राज्य में पाई जाती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि
विधानमंडल कहने का मतलब जो है वो आपके सब कुछ इसमें आ जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद भी, वे राज्य भी विधानमंडल। ऐसा नहीं है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनका अपना विधानमंडल नहीं है। वहाँ पे जो है विधानमंडल के रूप में विधानसभा ही कार्य करती है। तो सारे कार्य जो है विधानसभा करती है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नए राज्य का सृजन करना है। तो भैया नए राज्य का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है और भैया कौन सा जो है बहुमत इसके लिए अनिवार्य है? आप लोग इसके लिए भी उत्तर कर दीजिए तेजी से। चलें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यदि आप लोगों ने 3 पढ़ा हो, अनुच्छेद 3, तो इसमें नए राज्यों का सृजन की जो है वो शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है, ठीक? इसे जो है किस बहुमत के साथ पारित करना पड़ेगा यदि नए राज्य के सृजन से संबंधित कोई विधेयक है तो? इसे साधारण बहुमत से ही जो है वो पारित करने की आवश्यकता होगी, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड या विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया है, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, धैर्य रखेंगे। चलें, कुछ संस्थान और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। थोड़ा-सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि विकल्प सारे आपको स्पष्ट दिखाई दें। तो संस्थान दिए हुए हैं जैसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? आप लोग इसके लिए तेजी से उत्तर करेंगे। आसान सा प्रश्न है, बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है अभी तक। अलग-अलग और ऐसे करके विकल्प देके। तो आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चलें। ए विकल्प के लिए राकेश जी का, देवेंद्र जी का उत्तर आ रहा है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आप सभी को पता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 148 दिया है, 148 148 आर्टिकल 148 में दिया है। यदि हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो आप सभी को पता है कि वित्त आयोग का जो है वो उल्लेख आपके अनुच्छेद 280 में, 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण की यदि हम लोग बात करते हैं तो भैया प्रशासनिक अधिकरण 223 ए में आपको देखने को मिलेगा, और वहीं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यदि हम बात करेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 315 में किया गया है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ए का 3 माफ करिएगा, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2 आपके ए विकल्प में दिया है, तो आपका ए विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए है कि नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेलांग घाटी आपसे पूछा है, आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए, नेलांग घाटी के लिए। चलें। हिमाचल प्रदेश के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। नेलांग घाटी की यदि बात करते हैं भैया, तो उत्तराखंड में यह जो है आपके अवस्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में आप लोग एक राष्ट्रीय पार्क है जिसे आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड का जो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है भैया, नेलांग घाटी इसी पार्क का एक हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, यानी बात करेंगे किसकी? भारत, चीन का जब युद्ध हुआ था, उसी समय जो है इस नेलांग घाटी को बंद कर दिया गया था। एक पुनः जो है 1962 के बाद
नेलांग घाटी को पर्यटकों के लिए, माफ करिएगा, बंद करने का आशय है, पर्यटकों के लिए जो है बंद किया गया था। 1962 के बाद एक लंबा समय बीता और वर्ष 2015 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से जो है इसको पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक? तो ध्यान रखेंगे, नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का हिस्सा है, जिसे 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद से पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ गया था। बाद में उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लंबे समय के बाद जो है मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं 2014 में, उसके बाद 2015 में इसको जो है वो वापस पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब भैया आपको ग्रेट वियर दिया है, बैकाल दिया है, विक्टोरिया दिया है और सुपीरियर दिया है। तो इसको आप लोग जो है बता दीजिए किसका क्षेत्रफल कितना है। यदि आपको नियर अबाउट भी याद होगा तो आपको जो है आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी आपको। चले मैं आपको एग्जैक्ट के साथ पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको कोई समस्या ना आए। यदि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सुपीरियर झील की, तो आप सभी को पता है कि सुपीरियर झील जो है आपके, क्षमा करिएगा, यदि सुपीरियर झील की हम लोग बात करते हैं तो ये आपके यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के मध्य आपका यह झील जो है ये अवस्थित है। इसके यदि क्षेत्रफल की बात करें तो आपके 82,414 किलोमीटर स्क्वायर, 82,414 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। आप लोग इसको 82,500 याद कर सकते हैं, आपके याद करने की दृष्टि से जो होगा वो अच्छा रहेगा। वहीं यदि हम बात करते हैं विक्टोरिया की, तो आप सभी को पता है युगांडा, तंजानिया और केन्या में जो है यह झील अवस्थित है, तीनों की सीमा पे अवस्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आपके जो है 69,485 किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब इसको याद करने का तरीका कितना है भैया, 69,500 याद कर लीजिए, टेढ़ा याद नहीं करना है आपको। उसके बाद यदि हम बात करते हैं बैकाल झील की, तो आप सभी को पता है यार रूस में है। ठीक है, बैकाल झील, इसका क्षेत्रफल जो है 31,500 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद ग्रेट बियर की बात करते हैं। ग्रेट बियर झील आप सभी को पता होगा कनाडा में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे कम है, 31,080 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपको मिलेगा सुपीरियर। सुपीरियर के बाद क्या मिलेगा, विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद क्या मिलेगा, बैकाल। और बैकाल से के बाद क्या मिलेगा, ग्रेट बियर। तो 4, 3, 2, 1 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। 4, 3, 2, 1 आपके ए विकल्प में दिया है। जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जी, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है भैया। रॉटरडैम नीदरलैंड, इकागी चीन, इगाकी माफ करिएगा बंदरगाह है, और मॉन्टवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है, या सुमेल नहीं है। और रॉटरडैम को बताया जा रहा है कि यह नीदरलैंड में अवस्थित है। इगाकी को चीन में बताया जा रहा है। मॉन्टेवीडियो या मॉन्टवीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, उरुग्वे बताया जा रहा है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया बताया जा रहा है। चले उत्तर आप लोगों का सही नहीं आ रहा है। यदि हम रॉटरडैम की बात करें तो नीदरलैंड में जो है राइन नदी पे, या जो है आप सभी को पता होगा बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह में से जो है इसे जाना जाता है।
यदि इगाकी की बात करते हैं भैया, तो इगाकी जो है यह आपके चीन में अवस्थित ना होके इगाकी जो है रूस में अवस्थित है। तो आपका प्रश्न तो यहीं से मिल जाएगा। मोंटेविडियो उरुग्वे और जकार्ता इंडोनेशिया। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। इगाकी चीन में नहीं है, इगाकी बंदरगाह जो है वो रसिया में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, कुछ पासेज दिए हुए हैं आपको। माड़ा, या आप लोग माना ला के नाम से जानते हैं, नाथुला, जोजिला और सिपकिला दिया है। कौन सा दर्रा या कौन सा पास जो है कहाँ पे अवस्थित है, उसके लिए आपको इसको सुमेलित करना है। कहिए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ यदि आपको आवश्यकता हो तो। चलिए, अब इसको आप लोग सुमेलित करिए तेजी से। चलें, उत्तर आप लोगों का आना शुरू हो गया इस प्रश्न के लिए। तो भैया यदि हम बात करते हैं मानाला की, तो आप सभी को पता है कि जो आपका माना है या आपके माड़ा दिया हुआ है, माफ करिएगा, जो आपका माड़ा दिया है यह आपके कहाँ पे अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। चलें, यदि हम नाथुला की बात करते हैं तो नाथुला जो है ये सिक्किम में अवस्थित है। जोजिला की यदि हम लोग बात करते हैं भैया, तो जोजिला जो है आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और सिपकिला की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आपका उत्तर जो बनेगा वो बन जाएगा सी विकल्प के लिए। जी, तो आपका उत्तर यहाँ पे सी विकल्प के लिए बन जाएगा, क्योंकि आप जो है ए का 4 और बी के 1 की बात कर रहे हैं। ए का 4 और बी का 1 आपके सी विकल्प में दिया है। चलिए, और उसके बाद से जो है सी का 2 भी इसी में दिया है। ए का 1, बी का 4, सी का 2 यहाँ पे दिया है। अब ध्यान रखने योग्य ये है कि यदि हम बात करें उत्तराखंड की, यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पे जो है कौन-कौन से महत्वपूर्ण पासेज हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आपको भैया माड़ा याद रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है वो नीतीला, उसके बाद यहाँ पे जो है वो थागा या थांगा कहा जाता है इसे, और उसके बाद लिपू लेक, लिपू लेक। ये 4 जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जो आपके उत्तराखंड में अवस्थित हैं। वहीं हम यदि बात करते हैं आपके सिक्किम की बात करें, तो सिक्किम में जो-जो अवस्थित हैं वो नाथुला और जेलेपला हैं। नाथुला और जेलेप, जेलेपला आपके अवस्थित हैं। हम यदि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण की यदि बात करें तो यहाँ पे जो है आपका जोजिला और बुर्जिला, जो जिला, ठीक है? और उसके बाद से ये जिला पे जो है छोटी ई की मात्रा रहेगी, गड़बड़ हो जाएगा। बुर्जिला, ठीक है? तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आपका बच जाता है हिमाचल प्रदेश। तो आपके हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो सिपकिला और बारालाचाला। सिपकिला आपको दिया हुआ है, एक और ध्यान रखिएगा, बारालाचा। तो बारालाचाला जो है आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि सिर्फ एक को नहीं, माड़ा, नीति, थागा और लिपुलेख जो है आपके उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में आपके सिपकिला और बारालाचाला। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जोजिला और बुर्जिला। सिक्किम की बात करेंगे तो नाथुला और जेलेपला। ये जो है आपके महत्वपूर्ण पासेज हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया है, किर्गिज, बुल्समैन, एमू और बद्दू, ये जनजातियां हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं। आपको जापान, अरब, मध्य एशिया और कालाहारी दिया हुआ है। बताना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। आपको तेजी से उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, ताकि जो हमारा ये नया सेशन है इसमें आप लोगों की संख्या जो है वो ठीक-ठाक हो सके, कि आपको भी क्लास करने में मज़ा आए और मुझे भी क्लास लेने में मज़ा आए। चलें, तो इसको भी सम्मिलित करके देख लेते हैं भैया।
यदि हम बात करते हैं किर्गिज की, तो जो है मध्य एशियाई देशों में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। यदि हम बात करेंगे बुशमैन की, तो कालाहारी डेजर्ट जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे जो है आपको ये पाई जाएगी। यदि हम एमू की बात करते हैं, तो एमू जो है ये आपके जापान की जनजाति है, और वहीं बद्दू जो है ये आपके अरब देशों में पाई जाने वाली जनजाति है। तो आपका उत्तर जो बनेगा वो ए का 3 और बी का 4 बनेगा। ए का 3 और बी का 4 आपके सी विकल्प में दिया है। जितने सारे लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? आपको बताना है कॉफ़ी के उत्पादन में जो है वो 70% का हिस्सा किसका है? चलें, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में से एक विकल्प का चुनाव करना है आप लोगों को। आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। सबसे अधिक जो है कॉफ़ी का उत्पादन आपके कर्नाटक के द्वारा या केरल के द्वारा। जी, बिल्कुल। तो आपके कर्नाटक के द्वारा ही जो है आपके सबसे अधिक, उत्तर जो है डी विकल्प के लिए ही आप लोगों का आ रहा है। तो 70% से अधिक जो है कर्नाटक के द्वारा आपके कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएँगे, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। क्लियर है? कॉफ़ी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में। और इसी के साथ जो है हमारा सेशन आज का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सुबह 10 बजे हम लोगों की क्लास अब नियमित रूप से होगी, तो आप लोग नियमित रूप से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफ़िकेशन को दबाइए और नियमित रूप से इस क्लास को जॉइन करिए। सुबह 10 बजे से हम लोग मिलेंगे यहाँ पे लाइव। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो शाम के 5 बजे आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास मिलेगी, लेकिन यह पेड क्लास है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेगी, दिवाली के बाद से चलेगी, अभी ये क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहते हैं, अभी तक उनका पीजीटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध तैयार नहीं हुआ है, तो आप लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ये क्लास दिवाली के बाद से शुरू होगी। आप लोग इसे ₹799 में ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी, आप लोग लाइव करेंगे। चलिए अब आपके प्रश्न ले लेता हूँ। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि सर क्लास कब से हो रही है? 10 बजे से, और नियमित रूप से अब आप लोगों को ये 10 बजे से ही मिलेगी। बाकी यदि हम लोग बात करते हैं अपने अगले बैच के बारे में, तो एक और जो है वो प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को रात के सवा 9 बजे जो है 9:15 से आप लोगों को रात में मिलता है। और यह जो सेशन होता है वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए जो है, ईएमआरएस के एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण सेशन है। किस सब्जेक्ट का सेशन है भैया? पॉलिटिकल साइंस का। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, यदि टीजीटी में आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पीजीटी आप जो है पॉलिटिकल साइंस से देना चाहते हैं, यूजीसी नेट देना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रात के सवा 9 बजे नियमित रूप से जुड़िए और अधिक से अधिक प्रश्नों का आप जो है अभ्यास करिए वहाँ पे। जितने अधिक प्रश्नों का आप लोग अभ्यास करेंगे, उतना ही आप तैयारी के अपने नज़दीक पहुँचते जाएँगे। अंत में जाते-जाते आपको बता दूँ कि टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज़ शुरू किया गया है। यह टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए ₹500 में उपलब्ध है। ₹500 क्यों लिया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज के लिए? तो भैया इस टेस्ट सीरीज में आपको 70% नए प्रश्न मिलेंगे गारंटी के साथ, और ये प्रश्न 70% प्रश्न जो है किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए। ये सारे प्रश्न आपकी जो मानक पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की बात करें या यूजीसी नेट की बात करें, इसके लिए जो भी मानक पुस्तकें आप लोग पढ़ते हैं, अब मैं किसी का नाम यहाँ से नहीं ले सकता, किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकता, उन सभी मानक पुस्तकों से निकाल के ये प्रश्न बनाए जा रहे हैं। क्यों ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं? क्यों, जब पूरी दुनिया जो है उन्हीं प्रश्नों को आपको करा रही है, सबको मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए नए प्रश्न क्यों करा रहा हूँ? भैया इतना समझ लीजिए कि अब जो नए एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें कम से कम 30% सवाल तो आपको नए मिलेंगे ही, कम से कम 30%। तो ये 30% सवाल यदि आप सलेक्शन आपको चाहिए, तो इन 30% सवालों को आपको टैकल करना पड़ेगा। यदि ये 30% सवाल आप नहीं कर पाएँगे, तो सिर्फ़ इस 30% पे ही असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपके पेपर में शुरू में ही ये 30 प्रश्न आ गए जो आपको नहीं आ रहा है, तो आगे जो आपको आ रहे हैं वो भी आप गलत कर देंगे। तो एक चीज़ आपको क्या होगा इससे, नए प्रश्नों को, जो किताबों में नए तथ्य हैं या जो तथ्य अभी तक पूछे नहीं गए हैं, उनको इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा।
आप नियमित रूप से यदि इसका अभ्यास करेंगे तो आपको नए प्रश्नों को सोचने के, समझने का एक जो है पहले से तरीका मिल गया रहेगा। आप नए प्रश्नों को, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है सोच विचार के निर्णय ले सकते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें। तो इन सारी चीज़ों को, और अभी आपके पास पढ़ने का मौका है, जो क्षेत्र आपसे बच गया होगा इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा हमारा जो है वो टेस्ट का हमारे अध्ययन का कौन-सा हिस्सा है जिस पे हमको और अधिक अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको जानकारी भी मिल जाएगी, तो आप उसके अनुसार जो है अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई भी जानकारी यदि चाहिए, आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो 7007701847 इस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आवश्यक हो तभी आप मुझे कॉल करने का प्रयास करें। यदि आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है, चूँकि अलग-अलग क्लासेज़ में व्यस्त रहता हूँ और क्लास के टाइम में फ़ोन रिसीव नहीं करता, फ़ोन साइलेंट मोड में पड़ा रहता है, तो आप मुझे मैसेज करके छोड़ दें। ज़रूरी होगा तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, आपकी पूरी मदद करूँगा यदि किसी भी तरह की मदद की आपको आवश्यकता पड़ती है तो। फिलहाल के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर इसी समय हम लोग मिलेंगे और आज शाम को मिलेंगे हम लोग रात के 9:15 बजे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के बैच में। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। आप सभी से को जो है